आज वर्चुअल क्लास में इतिहास का पहला क्लास है और इसमें आज पहले क्लास में टॉपिक है विश्व की क्रांतियां और आधुनिक युग। विश्व में तीन ऐसी घटनाएं घटी या तीन ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए या क्रांति हुए, इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। इन घटनाओं ने मानव जीवन की सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास को काफी प्रभावित किया। ऐसे कहा जाए कि जिन घटनाओं ने मानव जीवन की प्रगति की कहानी को प्रभावित किया है तथा नई मान्यताओं का सृजन किया है, नई शक्तियों का सृजन किया है, नई परंपराओं की शुरुआत की है, तो ये तीनों घटनाओं को उसमें हम उदाहरण में दे सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि revolution changed the entire course of world civilization। पूरे विश्व की सभ्यता को ही एक नया मोड़ दिया घटना। सचमुच मानवता के इतिहास में इन तीन घटनाओं से एक नए युग की शुरुआत होती है, या हम क्या कहें कि मनुष्य की स्वतंत्रता की ओर अभियान में यह प्रकाश स्तंभ की तरफ मानवता का दिशा निर्देशन करती है घटना। ये घटना कौन है? जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, दूसरा है फ्रांस की राज क्रांति, और तीसरा स्थान हम देते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इन तीन घटनाओं के आगमन के पश्चात ही आधुनिक युग का आगमन होता है। यह कहा जाए कि इन तीन घटनाओं के परिणाम स्वरूप विश्व में आधुनिक युग का आगमन हुआ। ये तीन घटनाएं अगर नहीं घटती तो आज का जो युग है वो शायद हम नहीं देख पाते। पहले हम एक घटना का चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति 1789 शुरू हुई, तो फ्रांस की क्रांति इतिहास की एक घटना ही नहीं है बल्कि एक जीवंत परंपरा है। प्रायः राष्ट्रीय संकट के समय इस संघर्ष को दोहराया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व जैसे महान आदर्श इस क्रांति से संबंधित है। अव्यवस्था, आर्थिक शोषण, सामाजिक विषमता तथा राजनीतिक निरंकुशता के विरुद्ध फ्रांस वासियों ने क्रांति के काल में संघर्ष किया था और सदियों से चली आ रही विषमता को क्रांति के क्षणों में ध्वस्त करने का प्रयास किया। फ्रांस की क्रांति कोई अचानक घटना नहीं थी, कोई एक बैग घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि पिछले कई बदलते हुए परिस्थितियों एवं घटनाक्रमों के परिणाम।
कहने का मतलब यह है कि फ्रांस की क्रांति के लाने में अनेक कारणों का योगदान रहा। एक इतिहासकार है सांतो पियर, वो कहते हैं कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन sprang from the combination of material advances and intellectual ferment, and it was the intellectual ferment that made material advances more highly rejected. अन्य कारण तो थे, लेकिन दार्शनिकों का इंटेलेक्चुअल क्लास का जो योगदान था वो अन्य कारणों पर इस तरह से प्रकाश डाला कि वो वाद के भांति आ गए। एक जगह पर तो नेपोलियन ने कह दिया है कि had Rousseau not born on the soil of France, there would be no possibility of French Revolution. ये रूसो जो था एक दार्शनिक था जो कि फ्रांस की क्रांति में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे हम देखें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से क्रांति के ठीक पहले फ्रांस राजनीतिक दृष्टिकोण से अस्त व्यस्त था। सिद्धांततः सारी राजनीतिक शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी, लेकिन इन असंख्य शक्तियों को प्रयोग करने की क्षमता राजतंत्र में नहीं थी। निसंदेह लुई 14वीं फ्रांस का ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। वह राजतंत्र की शक्तियों को इतना बढ़ा देना चाहता था, उसके इस कथन से स्पष्ट होता है, वह कहा करता था आई एम द स्टेट, मैं ही राजा। फ्रांस को विभिन्न युद्धों में उलझाकर उसने केवल फ्रांस की प्रतिष्ठा ही नहीं बढ़ाई, गौरव ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सीमा विस्तार हुई। लेकिन इसके युद्धों का आर्थिक प्रभाव फ्रांस के ऊपर काफी बुरा पड़ा, खजाना पर प्रभाव पड़ा और आने वाले जो शासक थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना। लुई 14वीं के बाद लुई 15वीं का समय आता है। वह 5 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठे। लुई 15वीं की उम्र जब 5 साल की थी तब वो गद्दी पर बैठा गया और 28 साल तक या 29 साल तक वह केयर टेकर में चलता रहा। इसके बाद लुई 15वीं का शासनकाल चलता है, लेकिन लुई 15वीं एक अयोग्य शासक, राजनीतिक दूरदर्शिता नाम की कोई चीज उसमें नहीं थी। उसके वो कितना असफल शासक था हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वर्साय का राजमहल जो है सो हालांकि फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, लेकिन पेरिस से 12 मील दूर वर्साय का राजमहल था, जिसमें राजा रहा करते थे। इसके अलावा 1800 कर्मचारी वहां रहते थे। 18,000 कर्मचारी, केवल 1600 नौकर चाकर थे। रानी की सेविका के बारे में कहा जाता है कि कहीं 500 मिलता है विवरण, कहीं 800 मिलता है। राजा की रानी तो लुई 15वीं के बारे में एक उदाहरण हम पेश करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वो किस तरह का शासक है, उसकी प्रसिद्धि कहां तक थी,
उसकी दुष्टता क्या थी, उसका विरोध क्या था। लुई 15वीं वर्साय के राजमहल में बीमार पड़ा हुआ है, वह चेचक के रोग से ग्रसित है। जब चेचक का समाचार मिलता है तो चेचक एक संक्रामक रोग है। आज तो हम उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस जमाने में चेचक एक महामारी हुआ करता था, जो जैसा कोरोना है, इससे भी बचता है। तो चेचक की बीमारी सुनते ही दरबार में भगदड़ हो जाती है, सारे लोग भागने लगते हैं कि राजा को चेचक। लुई 16वीं वो भी भागना चाहता है, लेकिन दरबारी मंत्री लोग उसको रोकते हैं कि तुम राजा के लड़के हो, तुम कहां भागे। उसको रोका गया। लुई 15वीं की हालत इतनी गंभीर थी कि वह राजा से भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मुझे माफ कर। यह सब उस समय निकलता है प्राणी का जब वो अंतिम अवस्था आता है और जीने की आस उसकी समाप्त हो जाती है। उस समय ईश्वर से प्रार्थना करता है व्यक्ति, हे ईश्वर मुझे माफ कर। ईश्वर उसको सुन लेते हैं लुई 15वीं के, और उसका स्वर्गवास हो जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। अंतिम संस्कार में देखा जाए तो व्यक्ति जो है वो अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों से ज्यादा प्रेम करता है या जिन चीजों का ज्यादा उपभोग करता है, वो मरने के बाद उसको आज भी दिया जाता है। तो लुई 15वीं के मरने के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो उसने पहले शिकारी घोड़ा गाड़ी पाले रखा। शव यात्रा क्या है? शिकारी घोड़ा गाड़ी इसलिए रखा गया कि लुई 15वीं की डायरी को अगर हम देखें तो न उसमें कहीं युद्ध है न कहीं संधि है, उसमें केवल शिकार का ही वर्णन है। वो शिकारी डायरी राजा हुआ होता है, राजा की उपलब्धि हुआ होती है, जो कितना युद्ध किया, कितना संधि किया। लुई 15वीं ने तो कोई युद्ध किया और कोई संधि, केवल शिकार जीवन में खेलता रहा। इसलिए उसकी शव यात्रा में शिकारी घोड़ा गाड़ी पा गया। शव के आसपास ही शराबियों की एक मंडली है जो लुई 15वीं के बारे में विभत्स नारे लगा रही है। विभत्स नारे मतलब तो सुना नहीं जा सकता, गाली गलौज। कुछ भी हो, अंतिम संस्कार लुई 15वीं का होता है। सभी लोग दरबार में आते हैं, शिक्षक का टीका लगवाते हैं और राज्याभिषेक की तैयारी होती है लुई 16वीं के लिए। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि लुई 15वीं इतना अयोग्य था, इतना असफल था, इतना दूरदर्शी था कि मरने के बाद भी उसको लोग गाली दिए। निसंदेह लुई 16वीं का उज्जवल भविष्य फ्रांस वासियों की असीमित आशाओं या आवश्यकताओं को पूरा करने के ऊपर निर्भर। कोई भी राजा बनता है तो जनता की आशाएं जो है, राजा के प्रति अपेक्षाएं जो हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये राजा आएगा तो ये करेगा, इस बात करेगा, इस बात करेगा। तो वर्तमान राजा यदि और कुशल हो जाए तो लुई 16वीं के साथ भी फ्रांस की जनता की यही आशाएं हैं। लेकिन लुई 16वीं जो है, हालांकि एक विद्वान व्यक्ति उसको हम कहेंगे, गणित है, विज्ञान है, ज्योतिष है, इसमें वो विद्वान, लेकिन राजनीति के
मामले में वह जीरो थी। राजा अभिषेक होता है, लुईस सोलोनी घबराया हुआ है और वो अपना अनुभव व्यक्त करता है। It seems to me as if the universe is calling on me. God, what a burden is mine, and they have taught me nothing. लगता है कि सारा विश्व मेरे ऊपर गिर रहा है। ऐ भगवान, ऐ ईश्वर, मेरा दायित्व क्या है? क्योंकि उन लोगों ने, पूर्वजों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया। तो इस प्रश्न को भयभीत परिस्थिति को निर्देशित करने के बदले स्वयं परिस्थितियों से निर्देशित होता है। व्यक्तित्व वह है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़े। नदी की धार है, उसमें यदि हम छोड़ दें तो बह नहीं दें। नदी की धार में वो बढ़ता है जो लाश होता है। नदी के धार पे आदमी जो है उसको किनारा पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन लुईस सोलोनी जो था परिस्थितियों में ढल चुका था। जैसी परिस्थिति उसके अनुसार चलना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसकी पत्नी थी। मेरी यहाँ का संक्षेप में नाम है और विस्तृत नाम है मेरी अंतवानी। वह 19 साल की एक खूबसूरत महिला थी, ऑस्ट्रियन राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया में इसका निहाल था और सुंदरता में लगता था कि स्वर्ग की परी है। जिसका सुंदरता का प्रभाव राजा पर भी था। निसंदेह राजा की तुलना में रानी का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। इसीलिए वह राजा के प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करती रानी। इसका बड़ा ही घातक प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर। रानी को डेफिसिट लेडी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग रानी के सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च किया। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग। इसका प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव था। राजवासियों की संख्या हम बोल चुके हैं, 500 से 800 बताए जाते हैं। राजा यदि चाहता तो परिस्थिति को सुधार सकता था। शासन में इकाइयों का विभाजन जो था वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुआ। कोई लिखित संविधान नहीं था फ्रांस में। राजा की निरंकुशता बहुत थी। लेटर्स डी कैसे Yes. एक ऐसा
ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग बिना कारण बताए किसी पर किया जा सकता था, उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता। नागरिकों को मौलिक अधिकार नाम की चीज कोई प्राप्त नहीं थी। हैबियस कॉर्पस एक्ट नाम की कोई चीज नहीं थी जिससे फ्रांस की जनता अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। लेकर उसकी कैसे एक ऐसा अस्त्र था जैसे हमारे यहाँ वीसा लगा, वीसा में किसी को भी बिना कारण बताए जेल में डाल दिया। उसी तरह फ्रांस में लेटर्स की कैसे एक ऐसा कानून था, अस्त्र था कि किसी को भी बिना कारण बताए गिरफ्तार किया सकता। पार्लियामेंट जैसी भी संस्थाएं फ्रांस में थी, लेकिन ये संस्थाएं निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रांस के हितों के बारे में भी राजा सोचता था। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि वह फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नेकर और टर्गोट जैसे अर्थशास्त्रियों को भी बहाल किया। नेकर और टर्गोट जैसे अर्थशास्त्रियों को बहाल किया। टर्गोट जो है सो फ्रांस में एक नई आर्थिक ढांचा को लागू करना चाहा। ऐसा ढांचा को लागू करना चाहा कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। फ्रांस में कर की व्यवस्था कुछ इस तरह की थी कि कर का बोझ उन्हीं लोगों पर सबसे ज्यादा था जो कर अदा करने की सबसे कम योग्यता रखते थे, और जो कर दे सकते थे वो कर होते थे। जैसे फ्रांस में 3 वर्ग था, उससे सब फ्रांस में 3 वर्ग था, नोबल्स मतलब प्लेन, पादरी और सब साधारण। तो इनके ये जो थे राजा के थे, शासन के भार में थे,
और शांति व्यवस्था के अनुसार जनता की रक्षा करना इनका काम था। और एक कलाजी जो थे सो आध्यात्मिक चेतन की ओर इनका ध्यान, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करना इनका काम था। और साधारण जनता में वकील, डॉक्टर, शिक्षक, कारीगर ये सब आते थे, मजदूर ये सब आते थे। तो वहां पर के बारे में प्रचलित था कि the nobles fight for the prey and the people pay। माने नोबुल जो है सो जनता की रक्षा करेंगे, लड़ाई होगी तो उसमें शामिल होंगे, पादरी जो थे सो पूजा पाठ करेंगे और सब साधारण जनता बर्दाश्त करेंगे। तो नेबर जो है सो जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो नेबर का जो थे कर्मों जो था सो एक नई व्यवस्था लागू किया जिसमें कर कुलीनों और पादरियों पर लगाया गया। लेकिन इनका विरोध इतना ज्यादा हुआ, जब भी कर लगाने की बात सोची जाती थी तो उनको बड़े गंभीर होकर के कहते थे कि डू नॉट मेक अस चूज बिटवीन गॉड एंड द किंग और यू नो व्हाट आवर आंसर विल बी। हमें राजा और भगवान के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए बात नहीं कीजिए, नहीं तो आप जानते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। कुछ भी हो, सुविधा प्राप्त वर्गों, सुविधा प्राप्त वर्ग हो गया सुविधा प्राप्त वर्गों के विरोध के कारण नेकर और तर्कों के सुधारवादी कार्य जो थे लागू नहीं हो सके। यह राजतंत्र की पराजय थी और सुविधा प्राप्त वर्गों की विजय थी, जो कि क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण हुआ। जनता में यह विश्वास आ गया कि राजा में इतनी शक्ति नहीं है कि इन लोगों को भी कर लगा सके। हालांकि इन लोगों को सामंती क्या कहता है, इनको फ्री गिफ्ट कभी कभी इनको देने का बात है, दिया करते थे। फ्री गिफ्ट इनकी ओर से आता था राष्ट्रीय कोष में, लेकिन ये नहीं के बराबर था, इनके मन पर था, देते नहीं देते। फ्रांस में इसको इसे नाम से फ्रांस में आप देखिएगा तो कानूनों में भी समरूपता का अभाव था, कानून में एकरूपता नहीं थी। एक कानून जो एक कस्बे में वैध था वह 5 मील की दूरी तय करते करते अवैध हो जाता। एक इतिहासकार कहता है कि what was lawful in one town might be illegal in a place not 5 mile distance। लगभग 400 कानून फ्रांस में प्रचलित थे और इन कानूनों में एकरूपता नहीं थी। एक आज जो कानून वैध है इस कस्बे में वो 5 मील की दूरी तय करते करते अवैध हो जाता है। सर्वसाधारण जनता के ऊपर कर का बोझ ज्यादा था। एक कहावत थी कि टू स्टेट दे पे टैक्सेस टू द चर्च
ethics and to the noble feudal views. सर्वसाधारण जनता राज को कर देती थी, चर्च को धार्मिक भेंट देती थी, इसके अलावा सामंतों को सामंती दे सलामी देना पड़ता था सर्वसाधारण जनता। इन सब आर्थिक स्थिति पर काफी खराब असर पड़ा और फ्रांस के किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, लेकिन राज दरबार किसान अनोखी थी, उसके खर्च में कोई कटौती नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि उसे विदेशों से लोन लेना पड़ा और फ्रांस की क्रांति के समय करीब $60 करोड़ फ्रांस के ऊपर लोन था और राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सूद चुकाने में चला गया। लेकिन यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं, उसको समय पर नहीं चुकाते हैं, सूद देना बंद कर देते हैं, तो अभी अपना हाथ जो है सीट लेता है और आपको कर्ज मिलना बंद हो जाता है। फ्रांस के साथ यही स्थिति हुई, विदेशों से कर्ज मिलना बंद हो गया, लेकिन राज दरबार का खर्च जो है वो कम नहीं हुआ। अंत में बाध्य होकर राजा जनता की सभा बुलाता है। जनता की सभा स्टेट्स जनरल की बैठक 175 वर्षों से नहीं हो पा रही थी, ये जनता की सभा थी और इसका एक महत्व होता है, मतलब जनता से राजा जो है 175 वर्षों से टूटा हुआ है, संबंध टूटा हुआ है। जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो जनता की सभा बुलाने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं लगा। अंत में 175 वर्षों के बाद जनता की सभा बुलाया। जनता की सभा में 3 सदन थे। First state, second state और third state। फर्स्ट स्टेट में 285 सदस्य थे, सेकंड स्टेट में 308 सदस्य थे और थर्ड स्टेट में 621 सदस्य थे। किसी भी कानून को पारित करने में या किसी भी कानून को हटाने में ये सदन जो है सो अपने योगदान देता है। नियम यह था कि प्रत्येक सदन को एक वोट देना है। वोट जो है इसका एक था, इसका एक था, इसका एक था, ये दोनों मिल जाया करते थे और 2 वोट हो जाता था और 2 वोट की तुलना में 1 वोट हार। सर्वसाधारण जनता जो थी 621 होते हुए भी हार जाती थी, क्योंकि सबक के आधार पर मतदान। कोई भी कानून पास करना है तो एक सुविधा प्राप्त करने के साथ हो जाती है।
तो जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई तो इनका मांग था कि प्रत्येक सदन को एक एक मत देने का अधिकार नहीं, बल्कि सदस्य की संख्या के आधार पर मत देने का अधिकार है। इसका इन लोगों ने विरोध किया और थर्ड स्टेट का कहना था कि तीनों की बैठक एक ही सदन में हो, अलग अलग सदन में हो, तीनों की बैठक एक ही सदन में हो और किसी भी समस्या में वोटिंग प्रत्येक व्यक्ति को देना। लेकिन ये लोग नहीं माने और सदन से उठकर चले गए। ये लोग बैठे रह गए स्टेट के लोग। लेकिन दूसरे दिन जब अपना बैठक करने आए तो सदन का हॉल जो था वो बंद, ताला बंद। लाख प्रयास करने के बाद भी ताला नहीं खुला। तो बगल में टेनिस खेले खेलने जाने वाला एक हॉल, उसी में इन लोगों ने बैठक की सभा करना शुरू कर दी। राजा के लाख दबाव के बाद भी लोग मीराबों के नेतृत्व में बैठा रहा और कहा कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण नहीं कर सकते हैं तब तक एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब से थर्ड स्टेट जो है सो संविधान बनाने का काम शुरू किया, उस दिन से इसका नाम हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हर स्टेट के लोग जब संविधान बनाने का काम शुरू किए फ्रांस के लिए, उस दिन से इनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसके बाद 17 जून 1789 को यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था तो बदल करके हो गया नेशनल कन्वेंशन। अंत में नेशनल कन्वेंशन के लोगों ने राजा का विरोध करना शुरू किया और उनके मन में था कि राजा जो है सो इन सुविधा लोगों से मिला हुआ है क्योंकि हमारे तो शत्रु है। सब 5 अगस्त 1789 का दिन जो था तो क्रांति उस दिन हो चुकी थी और थर्ड स्टेट का ये जो संविधान सभा बना, नेशनल कन्वेंशन बना, उसके सदस्यों ने पूरे वर्साई के राजमहल को घेर लिया, जिसको पेरिस की भीड़ कहा जाता है। अनेक के बंदियों को मुक्त किया इन लोगों ने, अनेक लोग मौत के घाट उतारे गए और अंत में राज परिवार के सदस्यों को बंदी बना लिया गया और फ्रांस को
फ्रांस में गणतंत्र घोषित किया गया। अंत में लुई 16वीं को देशद्रोही घोषित किया गया और 21 जनवरी 1793 को फांसी पर लटका दिया गया। इसकी हालांकि गंभीर प्रतिक्रिया हुई। विदेशों में भी राजतंत्र था, वे लोग फ्रांस से बदला लेना चाहते थे, लेकिन ये आगे कहानी है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा हमारा है औद्योगिक क्रांति। है समय सर? जी समय है ना? 15 मिनट। औद्योगिक क्रांति जो है सो इंग्लैंड में हुई थी। अभी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड नहीं, दुनिया के और देशों में हुई। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का समय कब था। इसका समय था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, जो बीच का समय था वो औद्योगिक क्रांति का समय था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में क्रांति का तात्पर्य उन्हीं घटनाओं से लगाया जाता है या आकस्मिक उथल गई, जब किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी राष्ट्र में, किसी देश में आकस्मिक उथल हो जाए उसी को क्रांति कहते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ हम वैसा नहीं कर सकते। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में एक मौलिक परिवर्तन। इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए और विकास के कार्य हुए, उसी को विकास न कहकर क्रांति कहते हैं। इतिहासकार साउथगेट एवं नोल्स ने भी इस कथन की पुष्टि की और सिद्ध अर्थशास्त्री राइकर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि औद्योगिक क्रांति दस्तकारी के स्थान पर वास्तविकरण कर। दस्तकारी मतलब कि वैसे उद्योग धंधे जो हाथ से तैयार किए जाते हैं, हाथ से चलाए जाते हैं। तो जो पहले छोटे मोटे उद्योगों के द्वारा काम होते थे, वहां मशीनों के युग की शुरुआत हुई। बड़े बड़े आविष्कार हुए इंग्लैंड में। बड़े बड़े मशीनों की स्थापना हो जाने से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। तो इसी को जो उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में जो विकास हुआ, उसी को क्रांति शब्द कहा गया। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास। वास्तव में 1760 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन और विकास के काम हुए, इतिहासकारों ने इसे परिवर्तन या विकास न कहकर क्रांति कहना पसंद। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र में विकास, ये नहीं कि मार्केट। क्रांति आता है तो एक संदेह होता है कि क्रांति क्यों कहा है। तो यह कहा जाए कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ। तो इंग्लैंड का
क्रांति के अनुकूल था। इंग्लैंड जो है सो समुद्र किनारे स्थित है और उसका किनारा जो है सो अधिक कटा छटा है। इंग्लैंड का किनारा किसी नदी किनारे रहेगा तो पानी के धार से आपका किनारा कट जाएगा। तो अधिक कटा छटा होने के कारण वहां बंदरगाहों की संख्या अधिक हो गई, जहां जहाज आसानी से उतर सकते थे, जा सकते थे, जहाज लग सकते थे। तो यह एक बहुत बड़ा था कि इंग्लैंड के पास जहाजों से सामान भेजने के लिए अनुकूल वातावरण था। इसके अलावा दूसरी स्थिति थी कि लोहा और कोयला, ऐसे लोहा और कोयला तो फ्रांस में ही पाया जाता था, लेकिन अनुकूल स्थिति यह थी कि लोहा और कोयला की खाने इंग्लैंड में एक ही जगह पाई जाती है। जहां लोहा निकला उसी के बगल में कोयला निकल गया। तो यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर बनाना पड़ा, एक ही सड़क से दोनों की ढुलाई हो गई। लेकिन फ्रांस में कोयला नहीं निकल रहा है तो लोहा नहीं निकल रहा। दो जगह यातायात का साधन दीजिए, सड़क दो बनाइए, व्यवस्था दो तरह का कीजिए, लेकिन ये सब इसका आर्थिक बचत है। इसके अलावा कच्चा माल इंग्लैंड को उसके पास काफी उपलब्ध था। जैसे इंडिया का बहुत बड़ा जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, तो जितना कच्चा माल यहाँ तैयार होता सब जाता था। और देश थे इसके जो इसके गुलाम थे, वहां से कच्चा माल जाते थे। जब इसके उपनिवेश ज्यादा थे तो बाजार भी इसके ज्यादा थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग प्रतियोगिता होती है जब वहां पर कच्चा माल और कच्चे माल से जो माल प्रोडक्शन हो उसको बेचा जाए, बेचने के लिए बाजार हो, उचित बाजार व्यवस्था। तो कच्चा माल भी इसके पास ज्यादा था और विश्व के अनेक देश इसके लिए बाजार स्थित बाजार थे इंग्लैंड। तो इसका जो प्रोडक्शन था वो खपत होते गया और इंग्लैंड में क्रांति संभव हो सकी। बैंकिंग सुविधा में यहाँ काफी अनुकूल था। इसके अलावा कृषि क्रांति यहाँ हो चुकी थी। कृषि के क्षेत्र में सुधार हुआ था, अनेक औजार आ गए थे कृषि के क्षेत्र में, जिससे प्रोडक्शन बढ़ गया था। कुशल कारीगर यहाँ थे। अन्य देशों में कारीगर जो थे वहां कई प्रतिबंधों के चलते वहां काम नहीं कर पाते थे। कुशल कारीगर जो है स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड की ओर आने लगे। इसके अलावा इंग्लैंड में आंतरिक शांति थी, जबकि अन्य देश जो थे तो गृह युद्ध में या युद्ध में फंसे हुए। तो आंतरिक शांति के वातावरण में यहाँ विकास का कार्य संभव हुआ। वैज्ञानिक आविष्कार भी यहाँ काफी तेजी से हुए। जेम्स वाट जो है वास्प इंजन, इसके बाद जॉन फ्लाइंग शटल, इसके बाद कार्टराइट जो है पावर लूम, पटरी पर जॉन स्टीफन जो था लोहे की पटरी पर चलने वाला वास्प इंजन का आविष्कार किया, रेलगाड़ी। तो इन सब आविष्कारों से वहां की औद्योगिक स्थिति में अनुकूल प्रभाव पड़ा और यह कहा जाए कि ये जो आविष्कार हो रहे हैं आधुनिक आविष्कार, ये आधुनिक युग के संकेत हैं। इसीलिए इस टॉपिक के साथ हम आधुनिक युग का प्रवेश हुए हैं। एक जो आविष्कार हुए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, तो ये आविष्कार के साथ आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं। नए नए आविष्कार हुए, नए नए परिवर्तन हुए, तो इससे एक नए युग की शुरुआत हुई।
तीसरा हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। हो जाएगा सर, इसको संक्षेप में कर दे रहे हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है सो 1776 ईस्वी में या 74 में कहीं हुआ और 76 में अमेरिका आजाद हो गया। वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में अमेरिका का पता लगाया, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका आया और जैसे ही दुनिया को पता चला इस नई दुनिया के बारे में, नए संसार के बारे में, और अमेरिका की भूमि जो थी सो काफी रत्न गर्भित थी, सोने चांदी से भरी हुई थी, तो विदेशी लोग जो थे खासकर इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस अमेरिका की ओर दौड़ पड़े और अपने उपनिवेश वहां कायम कर दिए। प्रारंभ में ये उपनिवेश वाले अपने देश के हिसाब से, अपने देश के शासन के अनुसार काम करते थे और यहाँ का प्रोडक्शन अपने देशों में भेजते थे। सबसे ज्यादा उपनिवेश इंग्लैंड का था, 13 उपनिवेश थे और 20 लाख लोग वहां आदमी थे। इनका शासन इंग्लैंड से होता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मौलिक अंतर यह है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का विरोध स्थानीय लोग करते थे, भारतीय करते थे, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का विरोध अंग्रेज ही कर रहे थे, क्योंकि वो अपने ही देश से यहाँ उपनिवेश के रूप में शामिल किए गए थे। 13 उपनिवेश ये अपने देश के लिए काम करते थे, लेकिन कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती, समझ गए? इनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती थी, न इनके बच्चों के लिए कोई स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था थी, न इनके स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था थी। इंग्लैंड का कानून इन पर लाभ दिया जाता था, लेकिन ये भी अंग्रेज थे, इनका भी खून में अंग्रेजों का खून दौड़ रहा था, इसलिए वे चाहते थे कि हम भी अंग्रेजों की तरह स्वतंत्र रहें। जैसे अन्य देशों को अंग्रेजों ने तुच्छ समझा, उसकी शक्ति को बर्बाद किया और उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन इससे वे डरने वाले नहीं थे। और इनको एक नेता भी मिल गया था वाशिंगटन, जो काफी चरित्रवान था और गरीबों का मसीहा उसको कहा जाता है। उसके नेतृत्व में इन लोगों ने इंग्लैंड के विरुद्ध या अपने देश के विरुद्ध कहिए विद्रोह किया, क्रांति किया और अंत में इनकी विजय हुई 1776 में अमेरिका के लिए घोषणा पत्र लागू किया गया और आगे चल के वहां संविधान का निर्माण हुआ और अमेरिकी शासन की शुरुआत हुई, अंग्रेजी शासन की समाप्त हो गई। तो ये 3 घटनाएं जो हैं सो विश्व को जिस हद तक प्रभावित की है उतना प्रभाव शायद किसी दूसरी घटना के द्वारा नहीं। और इन 3 घटनाओं के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नए आमूल परिवर्तन हुए, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए और इसी परिवर्तन को हम आधुनिक युग के नाम से जानते हैं।